एक बार फिर सभी विद्यार्थियों का एडुपता क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं योगेंद्र हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जुड़ जाइएगा। इसके बाद हमारी क्लास को हम यहां से प्रारंभ करने वाले हैं। प्रिया जी, दीपक जी, भूमि जी, संजू जी, सभी का वेलकम है। तो प्रारंभ करते हैं। जैसे कि कल हमने कहां तक की धाराएं कंप्लीट कर ली थी, जल्दी से एक बार बता दो। इसके बाद की धाराएं हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आज आपके लिए थोड़ा सा लेट भी हुए, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी धाराएं आपकी लिख दी है ऑलरेडी, ताकि हमें समय बहुत कम लगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि धारा नंबर 13 तक हम बात कर चुके थे। धारा 14 की हम लोग बात करते हैं। अमीषा राठौर जी, बिल्कुल वेलकम है आपका भी आज तो। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर बात करते हैं धारा नंबर 14 की, तो धारा नंबर 14 आप लोगों से क्या कहती है? तो धारा 14 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निरर्हताएं, यानी कि निरर्हताओं का मतलब क्या होता है? निरर्हताओं का मतलब होता है अयोग्यताएं। यानी कि किसके लिए? मतदाता सूची में कौन कौन सी बातों के लिए आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है, तो उसकी हम बात करें। बिल्कुल सबिता जी वेलकम है। तो यहां पर वह भारत का नागरिक नहीं हो तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आप कहोगे भारत का नागरिक कैसे नहीं होगा? तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए, लेकिन क्या हो सकता है कि भारत का नागरिक तो हो, लेकिन मान लो कि वो कहां पर चला गया, यानी कि वो विदेश चला गया। भारत का नागरिक तो था, लेकिन वो कहां पर चला गया? विदेश चला गया। और विदेश में जाने पर उसने वहां की नागरिकता ले ली। कहां की नागरिकता ले ली? वहां की। और हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो किसी दूसरे अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो भारत की स्वतः ही क्या हो जाएगी? नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इसी बात को यहां पर लिखा गया है कि उसकी अयोग्यता, यानी कि मतदाता सूची में से नाम कब काटा जा सकता है? जब वह भारत का नागरिक नहीं हो, यानी कि वो वहां पर गया तो भारत की मतदाता सूची में से नाम कट हो जाएगा, यानी कि भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल जी, नमस्कार जी, दीपक साहब, किरण साहब, बिल्कुल वेरी गुड। अगली बात करें यहां से कि उसका और किस प्रकार से वह भारत का नागरिक नहीं होगा। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यानी कि वो मान लो किसी अपराधी बन गया हो, किसी प्रकार का किसी अपराध में लिप्त हो गया हो, या फिर मान लो कि जो हमारे विरोधी है उनके साथ मिल गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी क्या किया जा सकता है? उसकी जो नागरिकता उसको समाप्त किया जा सकता है। अगली बात हम लोग करें यहां से कि वह चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, यानी कि उसने चुनाव में किसी भी प्रकार से कोई भी भ्रष्टकारी काम किया हो, तो भी उसको ध्यान रखना नगर पालिका के चुनावों से बाहर किया जा सकता है, यानी कि मतदाता सूची में से उसको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, अगली बात, यदि न्यायालय द्वारा उसे विकृति चित्त घोषित किया गया हो। विकृति चित्त यानी का मतलब क्या हुआ? यानी कि किसी भी प्रकार से न्यायालय के द्वारा उसको क्या घोषित किया गया हो? पागल या फिर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यानी कि उसकी जो माइंड है, माइंड यानी कि जो दिमाग है वो काम नहीं कर रहा हो, फिर वो वोट क्या दे पाएगा? इसीलिए उसको मतदाता सूची से क्या किया जा सकता है? बाहर किया जा सकता है। तो ये भी बात कहां पर लिखी हुई है? धारा नंबर 14 के अंदर लिखी हुई है। तो ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान रखने, भाग नंबर सॉरी धारा नंबर किससे? तो धारा नंबर 14 से हमें याद रखने। बिल्कुल जी, तपन साहब वेरी गुड इवनिंग। तो ये तीनों पॉइंट हमको यहां से ध्यान रखने की अयोग्यता कौन कौन सी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक बार व्यक्ति अयोग्य हो गया तो वो वापस से योग्य नहीं हो सकता। अब मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति पागल हुआ, हो सकता है कि उसकी बीमारी का इलाज संभव हो और वो बीमारी से सही हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसको वापस से मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बात यहीं पर शामिल हो जाएगी हमारी। अगला है मिथ्या या झूठी घोषणा करना। अब मान लो जैसे कि मेरी एज 18 वर्ष हुई नहीं है, मेरी एज 18 वर्ष तो हुई नहीं है, और मुझे क्या किया गया? 18 वर्ष मेरी एज हुई नहीं और मैंने मतदाता सूची में नाम लिखवा दिया, यानी कि ये क्या हुई? मेरी गलती है। बिल्कुल जी, टॉप मॉडल जी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चलो अगर हम लोग बात करते हैं यहां से कि मिथ्या या झूठी घोषणा करना, यानी कि किसी प्रकार से मैंने कोई झूठी घोषणा कर दी या फिर किसी वजह से मैंने अपना नाम क्या कर दिया? दर्ज करवा दिया, लेकिन वो सारी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई थी वो झूठी निकली और ये चीज पता लगी चुनाव आयोग को, तो यहां से क्या किया जाएगा? यहां से मेरे ऊपर क्या दंड लगा दिया जाएगा? दंड क्या होगा? दंड आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर हम दंड की बात करते हैं तो दंड क्या दिया जाएगा? अगर दंड की बात करते हैं हम तो 2000 रुपए आपसे लिए जा सकते हैं, यानी कि मिनिमम तो 2000 रुपए, अगर मैक्सिमम की मैं बात करूं तो 5000 रुपए तक लिए जा सकते हैं, साथ में 1 साल की सजा भी दी जा सकती है। तो यहां पर मिथ्या या फिर झूठी घोषणा किए जाने पर या तो कितने 2000 रुपए या फिर 2000 से लेकर 5000 रुपए तक। सर अच्छा हो गई आपकी। अरे नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो मिथ्या या झूठी घोषणा, यानी कि मैंने क्या कहा कि किसी भी प्रकार से अगर हम कोई झूठी घोषणा वहां पर करते हैं या फिर कोई झूठी जानकारी देते हैं तो हम पर 2000 से लेकर 5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है और 1 साल की हमें सजा भी दी जा सकती है, यानी कि एक एक भी दिए जा सकते हैं, दोनों भी एक साथ दिया जा सकता है। ये कहां पर लिखा हुआ है? तो धारा नंबर 15 में। तो धारा नंबर 15 ध्यान रखनी है हमें
ठीक है, झूठ नहीं बोलना, ये बात की जानकारी रखनी है आपकी धारा नंबर 15 में। यानी कि कितना, तो न्यूनतम 2,000 रुपए का जुर्माना, 2,000 रुपए जुर्माना। और अधिकतम कितना किया जा सकता है, अधिकतम, हिंदी नहीं लिखनी भाई साहब, असुद्दीन नहीं, जुर्माना। अधिकतम की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम कितना, 5,000। दोनों किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जुर्माना। अथवा क्या किया जा सकता है, 1 साल की कैद, 1 वर्ष की कैद, कारावास। हो सकता है कि दोनों भी दे दिए जाए, दोनों भी साथ में दिए जा सकते हैं, दोनों भी साथ में दिए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। चीजें समझ में आई? यहां तक कि धारा नंबर 14 और धारा 15 में कोई दिक्कत, जल्दी से बता दो एक बार। धारा 14 एवं धारा 15 इनको पढ़ते जाना, मैं रिवीजन करवाऊंगा किसी दिन, ध्यान रखना सबका, जब 50 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल जी, शाबाश। आगे की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, न्यूनतम आपकी 2,000, मैक्सिमम कितनी आपकी, 5,000। अगली बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी की जो बात की गई है वो धारा नंबर 16 के अंतर्गत की गई है कि क्या होगा, एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होगा। अगर अगली धारा की बात करेंगे धारा नंबर 17 के अंदर, तो धारा नंबर 17 के अंदर आपका होगा जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। कौन सा होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी की बात तो हम कहां पर भी कर चुके हैं, जब हमने संविधान पढ़ा था। अच्छा जी, क्या बात है आज तो भाई, क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया क्या स्पेशल, बता दो भाई क्या बात हुई आज। अगर हम बात करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तो होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, एक होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। कुछ अलग से लग रहे हो भाई साहब जी, क्या अलग से लग रहे हैं, पढ़ लो चुपचाप, है ना। अगर हम बात करते हैं पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, तो आप लोगों को पता होगा जैसे कि कहीं पर पोलिंग बूथ जाता है, यानी कि कोई भी चुनाव करवाने वाले जाते हैं, तो वहां पर किसी ना किसको एक मुख्य अधिकारी बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, उसी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात की जा रही है। यानी कि कहीं पर भी कोई भी दल जाता है चुनाव करवाने के लिए, वहां पर एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। जबकि हम बात करें, पढ़ लो पढ़, अगली बात करते हैं हम लोग कि अगला कौन सा भाग, आपका धारा नंबर 17 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जिला निर्वाचन अधिकारी। और जिला निर्वाचन अधिकारी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो हमने कहां पर भी पढ़ा था कि कोई भी चुनाव होगा, कहां पर, नगरों का हो चाहे गांवों का होगा, उसमें जिला निर्वाचन अधिकारी कौन बनेगा, तो जिला निर्वाचन अधिकारी आपका जिला कलेक्टर होता है। ठीक है, तो वो जिला कलेक्टर तो क्या होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। जबकि एकला जिला कलेक्टर पूरे वहां पर निर्वाचन थोड़ी करवा पाएगा, इसलिए क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाए जाते हैं। तो ये अलग होगा और वो अलग होगा, तो ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अच्छा जी भाई साहब, हम हमेशा खुशी रहते हैं, हमारी क्लासें देखना और सारी क्लासों के अंदर हम ऐसे ही नजर आएंगे। हमारा इरादा यही है कि बस खुश रहना है, सामने वाले को खुश रखना है। ठीक है, आ जाओ यहां से बात कर लें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। तो आपके सामने 2-3 प्रश्न यहां पर हो रहे होंगे, तो ये तो समझ में आया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होता है। अगली ही मैं बात करूं आप लोगों से, रेखा जी बिल्कुल जस्ट क्लास स्टार्ट की है, केवल आपकी धारा नंबर 2 बताइए। ये दो धाराएं आपको बताई है। एक तो मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निरर्हता है, यानी कि इसका मतलब अयोग्यता होता है भाई, है ना। निरर्हता का मतलब समझे नहीं तो अयोग्यता लिख लेना। अयोग्यता, जैसे हम योग्यताएं पढ़ते हैं तो अयोग्यता कौन कौन सी होती है। ठीक है, अगली बात मैंने की थी मिथ्या या झूठी घोषणा पर क्या दंड दिया जा सकता है आपको, तो ये 2 चीजें हमने बताई है। इसके अलावा तीसरी बात चल रही है हमारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अगली बात ये बनती है कि मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी होगा इसकी नियुक्ति कौन करेगा। तो नियुक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो ध्यान रखना जो आपका निर्वाचन आयोग होगा वो करेगा इसकी नियुक्ति। अभी आप लोगों ने पढ़ा था निर्वाचन आयोग, कहां पर पढ़ा था, जल्दी से बताना एक बार कमेंट बॉक्स में। ठीक है, किस धारा के अंदर पढ़ा था। तो जो
निर्वाचन आयोग होगा उसके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखना है कि निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति की जाएगी ना वो किसकी सलाह पर की जाएगी, तो ध्यान रखना राज्य सरकार। तो आपसे 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर बन सकते हैं। एक तो पहला प्रश्न बना कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अनुसार की जाएगी, तो धारा नंबर कौन सी हो जाएगी आपकी, धारा नंबर 16 हो जाएगी। हाँ बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड। अगर बात करें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन सी धारा के अंदर, तो आपकी धारा नंबर 16 के द्वारा। या फिर कहा जाएगा कि धारा नंबर 16 में क्या है, तो आपको आंसर मिल गया क्या है धारा नंबर 16 के अंदर। अगला प्रश्न होगा कि भैया आपके जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी इसकी नियुक्ति करेगा कौन, तो करेगा कौन आते ही तो ध्यान रखना कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन करेगा, जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग होगा उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाएगी। अगला प्रश्न आपका बना कि जो आपके राज्य निर्वाचन आयोग है ये तो करेगा लेकिन किसकी सहायता से करेगा, किसके परामर्श से करेगा, तो आपको ध्यान रखना है किसके परामर्श से करेगा ये इसकी नियुक्ति, तो आपके राज्य सरकार के परामर्श से करेगा। तो सारे प्रश्नों के आपके आंसर मिल गए होंगे। फिर भी कोई डाउट होता है तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब यहां से लिखते हैं हम लोग ये सारी बातें जो अभी हमने बोली है। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति एवं कार्य, नियुक्ति एवं कार्य, ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति सीधा ही लिखते हैं हम, नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा इसकी, तो आपको पता है अभी हमने बताया आपको कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो नियुक्ति जो की जाएगी वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, आयोग द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना किसकी सलाह पर, तो सलाह किसकी होगी, राज्य सरकार की सलाह पर, राज्य सरकार की सलाह पर, सलाह पर, ठीक है। आवश्यकता अगर पड़ रही है, मान लो कि एक तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति कर दिया, मान लो वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा अधिक है, ठीक है। अच्छा जी, पढ़ लो, पढ़ अपडेट हो। अगर यहां से बात करें कि मान लो कि वहां पर जनसंख्या ज्यादा है, यानी कि एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी से काम नहीं संभल रहा, तो यहां पर क्या किया जाएगा, एक से अधिक जो अधिकारी हैं उनकी भी नियुक्ति की जा सकती है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। अच्छा नोटिफिकेशन नहीं आया आज, सॉरी जी भाई, हमने नहीं भेजा क्योंकि हम लेट हो गए थे तो नहीं भेज पाए। बिल्कुल जी, अब पहुंचा रहे हैं आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां से हमने क्या बोला आप लोगों से, तो हमने बोला था आपसे वही बात करेंगे। शाबाश, ये पहुंच गया आपका नोटिफिकेशन। आ जाओ जल्दी से यहां से। अच्छा रवि सर ने कर तो दिया था, भेज दिया था रवि सर ने, ठीक है। आपको रवि सर के द्वारा भेज दिया गया था, ऐसे नहीं कहोगे भैया ना, हमारे रवि सर सारी बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगली बात करें हम लोग, यहां से आपकी बात करें तो सलाह किसकी होगी, तो राज्य सरकार की सलाह पर किया जाएगा। अगली बात मैंने आप लोगों से की कि आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता होने पर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, आयोग द्वारा एक से अधिक मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। चलो एग्जांपल देकर भी बताता हूं आपको। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है, नियुक्ति की जा सकती है। कैसे सर, क्या ये है, तो आप ध्यान देना। जैसे कि आपने गांव के चुनाव तो देखे होंगे, हो सकता है कि आप लोगों ने सर ग्रुप में ऐड नहीं हो इसलिए, चलो जी दीपक जी कोई बात नहीं, दीपक जी आपको ऐड कर देंगे, मैसेज कर देना आप रवि सर के नंबर पे, मेरे नंबर पे, किसी पे भी ऐड कर देना, भेज देना मैसेज, आपको ऐड कर दिया जाएगा। यूट्यूब आ जाता है।
अब यहां से बात करें हम लोग कि ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी आखिरकार होता कौन है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे कि आपके गांव के चुनाव देखे होंगे, आपने सरपंच का भी चुनाव देखा होगा, आपने प्रधानों का भी चुनाव देखा होगा, आपने जो आपके वार्ड मेंबरों के चुनाव होते हैं वो भी आपने देखे होंगे। तो अगर हम लोग बात करें वहां पर क्या किया जाता है, जैसे भी चुनाव करवाया जाता है तो एक अधिकारी को क्या बनाया जाता है, वहां पर एक को मुख्य निर्वाचन, उस बूथ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है जब वो वहां पर आता है उससे पहले ही। यानी कि उसको हमारी लैंग्वेज में हम क्या भी कहते हैं, अगर वो ग्रामीण का चुनाव है तो उसको हम पीठासीन अधिकारी कह देंगे। तो वही पीठासीन अधिकारी की एक तरह से बात हो रही है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो वहां का जो बूथ होगा उसका जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होगा, वो होगा। और उसकी नियुक्ति जो की जाएगी कहां पर, नगर पालिका की हम तो बात करें ना, एक्ट की बात करें तो एक्ट में लिखा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। और वो क्या काम करेगा, काम क्या करेगा, तो काम की अगर बात आती है तो देखो आपकी जो मतदान की सूची होगी उसको वो चेक करेगा कि कहीं गलती तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई यहां पर वो तो नहीं है। तो यानी कि सीधा सा बात हम कहें एक ही भाषा में आपसे कहूं तो एक तरह से वो निरीक्षण करेगा सबका कि भाई जो चुनाव करवाया जा रहा है वो अच्छे से तो हो रहा है ना, नहीं हो रहा, क्योंकि काम तो खुद करेगा नहीं, वो तो एक अधिकारी है। अधिकारी कोई काम करता है क्या, वो तो ध्यान रखना है, निगरानी रखता है, यानी कि अपने अंडर में काम करवाएगा सबसे। तो यही जिम्मेदारी होती है किसकी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की, कि भैया कोई भी काम किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। एक तरह से पूरे चुनाव का क्या रखेगा, वो पर्यवेक्षण रखेगा। और पर्यवेक्षण ही आपको शब्द मिलेगा। पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है कि निगरानी रखना, क्या रखना, एक तरह से निगरानी रखना। तो ये भी बात यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। यानी कि कार्य की अगर हम बात करते हैं तो कार्य क्या होगा इसका, कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्य में केवल एक ही शब्द आपको लिखना है कि नगरीय स्वशासन के चुनाव होंगे, नगरीय स्वशासन, स्वशासन चुनाव संपन्न करवाना तथा चुनाव प्रक्रिया व कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना, पर्यवेक्षण करना। अब आपसे घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है कि मान लो कि ये कर्मचारी वहां पर गए किसी चुनाव को संपन्न करवाने के लिए, चुनाव जो कर्मचारी ये गए कहां पर गए, किसी भी बूथ पर भेज दिया गया। अब यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सामने से हटाकर क्या, चलो अगर यहां से हम लोग बात करेंगे, आपसे प्रश्न दिया जा सकता है कि ये जो कर्मचारी हैं, यहां पर कर्मचारी वर्ड मैंने यूज किया है, तो कर्मचारियों को, हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपका कोई सी भी है, जैसे कि आपने कहा मैंने कि जयपुर के अंदर, एक एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर कोई नगर पालिका होगी, जयपुर के अंदर कोई नगर पालिका होगी, तो उस नगर पालिका का क्या बनाया जाएगा, इसको चीफ क्या बनाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जाएगा। क्या, मुख्य इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाएगा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जाएगा। यानी कि जयपुर के अंदर कोई नगर पालिका आती है, उस नगर पालिका का चुनाव करवाना है, तो उस नगर पालिका का चुनाव करवाने के लिए क्या बनाया जाएगा, वहां का एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जाएगा। ठीक है, अब जयपुर के अंदर हो सकता है अनेक नगर पालिकाएं हो, ठीक है, आपका कोई सा और डिस्ट्रिक्ट ले लीजिएगा, वहां पर हो सकता है कि और क्या हो, नगर पालिका हो, नगर परिषदें हो, तो वहां पर जो जाएगा वो होगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी। आगे बात समझ में। अब मान लो एक नगर पालिका बड़ी है तो एक से अधिक निर्वाचन अधिकारी भी हो सकते हैं वहां पर, ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बता रहा था कर्मचारी, तो ये कर्मचारी को पर्यवेक्षण कैसे करेगा, ये तो कर्मचारी को परीक्षण ऐसे करेगा, मान लो कि कर्मचारी को खाने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, ये कौन करेगा, तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी की होगी, क्योंकि ये व्यक्ति जो काम कर रहे हैं इसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का काम क्या होगा, तो आपके समझ में आएगा, वहां पर जो निर्वाचन के संबंध में जो भी काम होंगे वो आपके किसके होंगे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के होंगे। तो सीधा सा याद रखना है आपको, इतना डिटेल से याद नहीं रखना, इतना ध्यान रखना कि धारा नंबर 16 की बात करते ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को मैंने आपको समझा दिया आपकी भाषा में कि कौन होता है। अगली बात करें हम लोग, तो अगली हमारी धारा की कौन सी, जिला निर्वाचन अधिकारी। तो इसको तो सभी जानते होंगे, जिला निर्वाचन अधिकारी क्या होता है भैया, कौन होता है, आपका जिला कलेक्टर होता है। और यहां पर भी ध्यान रखना कि जिला निर्वाचन अधिकारी, मान लो कि वो क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, वहां पर उससे काम नहीं हो रहा, तो यहां पर भी जिला निर्वाचन अधिकारी के सहयोग के लिए अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी का भी क्या किया जा सकता है, नियुक्ति की जा सकती है। अगर जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की बात करें तो कौन करता है, तो ये भी, इसमें भी हमें वही ध्यान रखना है जो वहां पर लिखा था हम लोगों ने, यानी कि कौन करेगा, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, और ये तो स्वतः ही होता है, ठीक है।
अगली बात करें कि किसकी सहायता से, तो ध्यान रखना है आपको, किसकी सहायता से, राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा। तो ये वाली बात भी हम यहां पर लिख देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इनमें भी इसके काम क्या होंगे, सेम काम वहां पर जो थे वही काम इसके होंगे। वो वहां के काम देखेगा तो ये पूरे जिले के काम देखेगा, इतना सा अंतर होगा। हमें केवल इनके संबंध में धारा याद करनी है, किस धारा में तो कौन सा है, जिला निर्वाचन अधिकारी है, किस धारा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। तो दोनों को ध्यान रखना है कि धारा चेंज होगी, काम वहीं के वहीं रहेंगे, नियुक्ति वहीं की वहीं रहेगी, और कौन करेगा, किसकी सिफारिश से करेगा, वो सारी बातें एक ही रहने वाली है। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे हम, नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, नियुक्ति जो की जाएगी आपके किसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। आयोग द्वारा सिफारिश किसकी होगी, तो सिफारिश इसी की होगी, सिफारिश। तो सिफारिश जो चलेगी वो किसकी चलेगी, आपकी राज्य सरकार की चलेगी, राज्य सरकार द्वारा। अगला पॉइंट यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, अगली बात मैंने बताई, आवश्यकता होने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। अगली बात हम लिखे इसके कार्यों की, तो कार्य सेम उसकी तरह भांति हो जाएंगे, कार्य भी। चलो शाबाश, राज्य निर्वाचन आयोग, वेरी गुड। अगली बात करते हैं इसके कार्यों की, तो कार्य क्या क्या हो जाएंगे इसके, तो कार्य वही जो उसके होंगे, कार्य जिले के अंतर्गत नगरीय स्वशासन चुनावों का पर्यवेक्षण करना, तथा राज्य सरकार अथवा मुख्य अथवा राज्य सरकार निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना। तो ये तो धारा दोनों एकदम इजी है, याद हो गई होंगी यहीं पर, केवल अंतर है बस ध्यान रखना कि इसमें तो धारा में क्या है और 17 धारा में क्या है, 16 धारा में क्या है, इस प्रकार से हमें केवल ध्यान रखना है। तो धारा 17 में जिला निर्वाचन अधिकारी है, तो 16 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। अगला है हमारा स्थानीय अधिकारी आदि के कर्मचारी उपलब्ध करवाना। यहां पर क्या कह रहा है अगली धारा में, अगली धारा हमारी कौन सी, धारा नंबर 18। और धारा नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, तो धारा नंबर 18 में लिखा हुआ है कि स्थानीय अधिकारियों आदि के कर्मचारी उपलब्ध करवाना। यानी कि कहना क्या चाह रही है धारा, ये कहना चाह रही है एक धारा में एक ही कार्य होता है क्या, हाँ जी बिल्कुल, एक धारा के अंदर एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है, तभी तो इतनी 344 धाराएं पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि स्थानीय अधिकारियों आदि के कर्मचारी उपलब्ध करवाना, अब मान लो कि कहीं पर चुनाव करवाना है, तो उसके लिए जो अधिकारी होंगे उसको कौन उपलब्ध करवाएगा, तो ये राज्यपाल की जिम्मेदारी होगी। राज्यपाल किसको कहेगा, निर्वाचन आयोग को कहेगा, और वो उनको क्या उपलब्ध करवाएंगे, कर्मचारी उपलब्ध करवाएंगे। क्योंकि यहां पर स्थायी कर्मचारी तो लिए नहीं जाते, यहाँ पर स्थायी कर्मचारी थोड़ी लिए जाते हैं, इसलिए कर्मचारी जो उपलब्ध करवाने का काम रहेगा वो राज्यपाल का रहेगा।
किसका रहेगा? राज्यपाल का रहेगा। तो यही बात ये लाइन कहना चाहती है, धारा नंबर 18 इतना ही कहना चाहती है कि स्थानीय अधिकारी आदि के जो कर्मचारी है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। कैसे याद होगी ये किरण जी? बिल्कुल इसी के लिए धारणा, जैसे 50 होंगी ना वैसे मैं याद करवाने के लिए आपको कुछ सोचूंगा अलग से कि कैसे इनको हम याद कर सके। सर आपने भी फॉर्म फिल किया था क्या ईओआरओ का? क्यों भाई जी? ठीक है, ईओआरओ का फॉर्म फिल किया था क्या? फॉर्म तो फिल करते रहना चाहिए भाई साहब, हमने फॉर्म फिल किया है इसका पक्का। अब यहां से हम लोग बात करते हैं, ठीक है, फॉर्म तो फिल करना चाहिए ऐसे एग्जाम का भाई, पेपर देके तो देखना चाहिए कैसा पेपर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कर्मचारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कर्मचारी उपलब्ध। भाई देखो वैसे हमारा जो है मेन टारगेट है कि आप लोगों को कंटेंट अच्छे से अच्छा देना। कर्मचारी उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी राज्यपाल की रहती है। वह राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश देकर कर्मचारी नियुक्त करवाता है। कर्मचारी नियुक्त करवाता है। ठीक है, चलो जी अगली बात क्या है? अगला क्या है देखो, अगली क्या चीज कहना चाह रही है यहां से? सर मेरे तो इजी है ये टॉपिक, मैंने एलएलबी, बिल्कुल जी शाबाश, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आर्टिकल ही पढ़े हैं तो यही। अरे ना बाबा ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा तो अब शौक ही नहीं रहा कि गवर्नमेंट जॉब लगना है, अब तो टारगेट है। जो खुशी यहां पर मिलती है, हकीकत बता रहा हूं मैं, यहां से बता रहा हूं है ना, हकीकत, मुझे जो यहां पर खुशी मिलती है वो वहां पर भी खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है। और लाइफ का पता है कि आधी तो निकल चुकी है, आधी और भी नहीं है, तो खुशी से जीनी है, जहां पर हमें अच्छा लग रहा है वो काम हमें करना है। चलो, अधिकारियों और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। ये कहना क्या चाह रही है धारा? देखो लैंग्वेज ऐसे मिलेगी, मैं इसी लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। सर जी राजस्थान ग्राम सेवक पटवारी की भर्ती अब आएगी क्या? बिल्कुल आएगी भर्ती, जस्ट आने वाली है, रुक जाइएगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। गवर्नमेंट जाते जाते सारी भर्तियां निकाल के जाएंगी, बस पूरी नहीं करवा के जाएगी, पूरी करवा के नहीं जाएगी, निकाल के जरूर जाएगी, क्योंकि वोट कब दोगे आप? तभी तो दोगे, तो घबरा मत, वैकेंसी तो सारी आने वाली है। हाँ राज्यपाल खुद थोड़ी करेगा, राज्यपाल खुद करता है क्या? लेकिन हाँ अगर ध्यान है ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्थानीय अधिकारी की जो नियुक्ति की जाएगी, जो कर्मचारी की नियुक्ति की जाएगी स्थानीय अधिकारी के रूप में, वो किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, नाम राज्यपाल का आना चाहिए, तभी मैंने लिखा है कर्मचारी उपलब्ध करवाने की जो जिम्मेदारी होगी वो किसकी होगी? राज्यपाल की, नाम राज्यपाल का आना चाहिए। लेकिन ये राज्यपाल किसको आदेश दे देगा? निर्वाचन आयोग को देगा, निर्वाचन आयोग उपलब्ध करवाएगा। क्या राज्यपाल जाएगा क्या वहां पर उपलब्ध करवाने के लिए? आपके मान लो जयपुर के अंदर, आपके मान लो कि किसी और नगर पालिका के अंतर्गत कर्मचारी नियुक्त करने, क्या राज्यपाल आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो बस वही इस बात मैंने आपको लिखवाई कि आपकी लैंग्वेज में कैसे आपको याद करनी है। पटवारी सब सीईटी के अंदर आएगी, सब राजस्थान के अंदर ऑल जो भर्ती आएंगी अधिकतर जो सीईटी के थ्रू ही आएंगी, ठीक है। आपकी टीचर्स को छोड़ दें, आपके एसआई को छोड़ दें, इनको छोड़ने के अलावा एक दिन ये वाला वीडियो कर दूंगा भाई एक दिन। अधिकारी और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग से प्रति नियुक्ति पर समझा जाएगा। ये कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर तो कह दिया कि अधिकारी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा, अगली ही धारा ऐसे ही हमें याद करनी पड़ेगी जोड़ जोड़ के, ठीक है। और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक दिन में 50 दिन यानी कि 20 25 30 मिनट में 50 की 50 धारा याद, पर इनको पढ़ लेना एक बार तभी समझ में आएगा, क्योंकि अंदर से प्रश्न पूछ लिया ना तो बिल्कुल मामला गोल हो जाएगा। तो हमें धाराएं तो मैं याद करवा दूंगा आपको, इतनी तो है कि आप प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे मेरे साथ तो धाराएं आपको याद हो जाएंगे। अब यहां से बात करें हम लोग कि ये कहना क्या चाह रहा है कि यहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी, ठीक है, लेकिन इसने कहा है अगली धारा में कि ये जो कर्मचारी होंगे ना वो स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे। भाई हमें तो चुनाव के समय पर काम लेना है, इनको लगभग 3-4 महीने काम चलेगा, चुनाव होगा तो उस समय काम लेना है, हमें काम बाद में नहीं जरूरत पड़ेगी इनकी, तो पेमेंट हम क्यों देंगे इसको हिस्सा। तो यहां पर लिखा है कि इनकी जो नियुक्ति की जाएगी वो प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा इसको, यानी कि इनको अस्थायी तौर पर लिया जाएगा, इसको परमानेंट नहीं किया जाएगा, इनको जो किया जाएगा वो अस्थायी रूप से हम लोग लेंगे। सर जी मैंने भाई ये नहीं कहना, आप ऐसे क्या करो, कल मेरा यही इवेंट होगा है ना, आप ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, ठीक है। कल मेरा यही होगा, आपके सवाल मेरे जवाब, आज लगाना था इवेंट वाले ने लेट लगाया तो वो हमने नहीं किया,
कल करेंगे 7:40 पर। सभी की बातों का एक साथ ही मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपके अच्छे कमेंट लगे ना उनको मैं यहां स्क्रीन पर दिखा के, ताकि मैं एक एक कमेंट का जवाब दे सकूं। लगभग 30 मिनट का वो इवेंट रखूंगा, टेंशन मत लेना। कल शाम को 7:30 या 7:40 पर इवेंट रखूंगा। उसमें आपके सवाल मेरे जवाब, जो पहले कमेंट कर देंगे ऑफलाइन, उनका ऑफलाइन कमेंट यहां पर लेकर स्क्रीन पे दिखा के हुए उसका नाम तक लेके कि भाई इसका ये प्रश्न था, मैं उसका जवाब दे दूंगा, है ना। अभी क्यों ये करेंगे तो फिर ये क्लास है ना पहले ही हमारी बहुत लेट है, तो ये लेट हो जाएगी। मैंने रोज कहता हूं मैं आप लोगों से, थोड़ा ध्यान दिया करें। अगली बात कर रहे थे हम लोग कि 18 में तो कहा कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में। अगली बात कहें हम लोग कि 19 में धारा में क्या है, 19 धारा में तो यहां पर तो कहा कर्मचारियों की नियुक्ति, फिर कह दिया कि ये कर्मचारी जो होंगे, जो हम लेंगे इन अधिकारियों को, वो स्थायी नहीं होंगे। इनको हम जब तक हमें काम होगा तब तक हम रखेंगे, उसके बाद इनको इनकी ड्यूटी वापस दे देंगे। यानी कि कह दिया कि अधिकारी और कर्मचारी वृंद को राज्य निर्वाचन आयोग से प्रतिनियुक्ति पर समझा जाएगा। यानी कि जब तक ये राज्य निर्वाचन आयोग में काम करेंगे तब तक की है ये जरूरी, जब तक इनको इनकी जरूरत महसूस होगी तब तक ये काम करवाएगा, उसके बाद इनको वापस से निकाल देगा। यानी कि कहने का मतलब इतना सा समझना है, कर्मचारियों को अस्थायी रूप से रखा जाएगा। कर्मचारियों को अस्थायी समय के लिए, अस्थायी समय के लिए नियुक्त किया जाएगा, समय के लिए नियुक्त किया जाएगा। आप लोगों ने देखी होगी ना, जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है कहां पर, निर्वाचन में। तो बस यही बात है वो कि कर्मचारियों को अस्थायी समय के लिए क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है बस, कि ये वाली बात कहां पर है, सीधा सा याद रखना है कि इनको हमको हमारी लैंग्वेज में याद रखना है कि धारा नंबर 19, धारा 19 में क्या है कि गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, इनको गवर्नमेंट है ना निर्वाचन में क्या लगा देती है, इनकी ड्यूटी लगा देती है। अब ड्यूटी लगा देती है तो कौन सी धारा, धारा नंबर 19 के तहत इनकी ड्यूटी लगाती है, इतना हमें ध्यान रखना है। बिल्कुल सरल जी, वेलकम है आपका। अगली बात करें हम, अगला कौन सा हमारा, धारा नंबर 20 क्या कहती है कि मतदाता सूची की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग। कहना क्या चाह रही है लाइन, धारा नंबर, सर ईएस एग्जाम में थोड़ी, फिर वही क्वेश्चन, ईएस कौन सी एग्जाम में भाई, ईएस एक बार बताओ हमें कि कौन सी एग्जाम की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, शाबाश जी, एक बार बताइए ईएस वाली कौन सी एग्जाम है। अगर मैं बात करूं इस धारा नंबर 20 की कि मतदाता सूची की तैयारी करने आदि से संसक्त पदीय कर्तव्यों का भंग करना, ये किस धारा के अंदर है, आपके समझ में ही नहीं आएगा क्या है ये, कौन सी धारा आ गई है। तो यहां पर ध्यान रखना, ये धारा ये कहना चाह रही है, मान लो कि हमने जो अभी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, ठीक है, हमने कर्मचारी नियुक्त किए गए थे ईएस एग्जाम्स, ईओआरओ की बोल रही है वो, ईओआरओ में तो नहीं है ना सीईटी। अरे भाई सीधी सी बात है, आपकी जो 3rd ग्रेड तक की नौकरी है, यानी कि अपन 4th ग्रेड की माने लगभग, तो उनमें है आपकी सीईटी केवल, जो अच्छी एग्जाम से उसके अंदर नहीं होगा। आरपीएससी की तो जो भी एग्जाम है, आरपीएससी की जो भी एग्जाम होगी वो सीईटी के बाहर होगी, आरपीएससी की जो भी एग्जाम होगी वो सीईटी के बाहर होगी, वो सीईटी के थ्रू नहीं होगी, वो आरपीएससी ही लेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ईआरओ की आरपीएससी होगी, एससीआई की आरपीएससी लेती है तो वो भी नहीं होगी, यानी आरपीएससी वाली सारी की सारी सीईटी से बाहर है। अब बात करते हैं यहां की धारा नंबर 20 की, बात करते हैं कि मतदाता सूची की तैयारी करने आदि, यानी कि जो मतदाता सूची तैयार करने वाले हैं उनसे मान लो उन कर्मचारियों से कोई गलती हो जाती है, तो गलती हो गई ना, गलती हो सकता है जानबूझकर की गई हो सकता है किसी से दुश्मनी हो, कोई वो निकाली गई हो, तो इस संबंध में धारा नंबर 20 में लिखा हुआ है कि अगर कोई कर्मचारी गलती करता है तो गलती करने पर उसे ध्यान रखना 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक की कैद की जा सकती है उसकी, यानी कि उसको कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, और 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो दोनों बातें कहां पर लिखी हुई है, धारा नंबर 20 में लिखी हुई है। यानी कि एक बात तो 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कैद, और दूसरी बात लिखी हुई है कि 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का उसका जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर दोनों बातें भी लागू हो सकती है। तो ये बात हमें यहां पर लिखनी होगी। क्या कहना चाह रहा है ये धारा नंबर 20, क्या कहना चाह रही है आपसे, तो धारा 20 की आपकी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं। ये तो आपकी हो गई एक्ट नंबर 2009, आपका नगर पालिका एक्ट 2009 के अंदर, तो ये लैंग्वेज है। अगर यहां से हम बात करते हैं कि ये कहना क्या चाह रही है, यानी कि मतदाता सूची में, मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की कर्मचारी के द्वारा
गलती की जाती है, गलती की जाती है तो उस कर्मचारी को, उस कर्मचारी को 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक कारावास की सजा अथवा 1,000 से लेकर 1,000 से लेकर 2,000 रुपए तक का दंड दिया जा सकता है। अब यहां पर थोड़ी सी बात का ध्यान देना है कि भाई उस पर कैसे साबित होगा कि उसने ये अपराध किया है, भाई ये गलती की है उसने, तो इस बात की सूचना देनी पड़ेगी लिखित में। कौन देगा? अधिकतम 2,000, मिनिमम 1,000, ठीक है, 2 या 3 माह का कारावास की सजा, बिल्कुल जी। अगली बात करें हम लोग तो यहां से ध्यान रखना है 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक है इसके अंतर्गत, है ना। मिनिमम मैक्सिमम कितना है, तो मिनिमम की बात करें तो 1,000 रुपए से लेकर 2,000 के बीच में कितना भी किया जा सकता है, मैक्सिमम 2,000 होगा। अब यहां पर यह भी बात हमें ध्यान रखनी है कि इस बात की सूचना कौन देगा, तो आपका जो आयोग होगा, जो आपका निर्वाचन आयोग होगा, ये लिख कर देगा कि हाँ इस कर्मचारी के द्वारा ये गलती की गई है। उसके बाद ही इस पर यह दंड लगेगा। सर बुक ईओआरओ की कौन सी लेके आए? बुक लेके आए, ये बुक से कम नहीं है, ठीक है। ये जो मैटर मिल रहा है आपको ये बुक से कम नहीं है, तो यहां पर नोट करके हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। नोट करके हम लोग लिखेंगे कर्मचारी को दंड मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लिखित सूचना देने पर दिया जाएगा, लिखित सूचना देने पर दिया जाएगा। वैसे इस लाइन का कोई महत्व नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आपको इनका महत्व जो अपने ऊपर देखी है, ये आपकी धारा नंबर कौन सी हो गई? 20 धारा हो गई। अगली बात करें, अगली धारा कौन सी है? सदस्य होने के लिए योग्य व्यक्ति, यानी कि धारा नंबर 21 कहती है कि सदस्य योग्य होने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति योग्य होना चाहिए। क्या क्या योग्यता उसकी होनी चाहिए? तो योग्यताओं के बारे में यहां पर लिखा गया है। तो योग्यता तो आपको सभी को पता होंगी कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग कई विधायक पढ़ते थे कि विधायक बनना है तो क्या योग्यता होनी चाहिए, उसी प्रकार से यहां पर सदस्यों की योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। ये सूचना किसको देगा? आयोग को देगा, ठीक है। ये सूचना किसको देगा? आयोग को देगा, और फिर वो इसको सजा दंड दे सकता है। अगली बात करें संजू जी, बिल्कुल हम पूरी आपको कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर लिखित में कंटेंट दिया जाए, आपको थ्योरी वाली चीजें, इसके बाद आपको लैंग्वेज में समझा जाए, इसके बाद प्रैक्टिस की भी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। इतनी हम यहां पर ले सकते हैं। आप भी मेहनत करें, साथ साथ में पक्का आपको सफलता मिलेगी जब आप पेपर दोगे। इससे पहले आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो धारा नंबर 21 कहती है सदस्य होने के लिए योग्य व्यक्ति, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इस बारे में लिखा हुआ है धारा नंबर 21 के अंदर। अब योग्यता मतलब कैसे कि यानी कि आप नगर पालिका के सदस्य हो तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? एक तो 21 वर्ष का आपको होना चाहिए, ठीक है। न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। मैंने बताई थी कि कोई भी आपको चुनाव लड़ना है, नगर पालिका हो या ग्रामीण हो, नगर पालिका हो या ग्रामीण हो, यानी कि सीधी सी बात कहें कि आपके जो ग्रामीण चुनाव करवाए जाते हैं, नगरीय चुनाव करवाए जाते हैं, इनमें एज का आपको ध्यान रखना 21 वर्ष ही होनी चाहिए। कोई सा भी चुनाव हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे प्रधान का हो, चाहे पार्षद का हो, चाहे महापौर का हो, चाहे किसी का भी हो, सीधा सा ध्यान रखना 21 वर्ष,
ठीक है, एक तो ये योग्यता होनी चाहिए। एक जहां से वो चुनाव लड़ रहा है उसकी नगर पालिका के अंतर्गत, नगर पालिका की जो क्या होगी मतदान जो पर्चियां होंगी, वहां पर मतदान जो लिस्ट होगी उसके अंदर उसका नाम होना चाहिए, यानी कि नगर पालिका की मतदान जो लिस्ट होगी उसके अंतर्गत नाम होना चाहिए। दूसरी योग्यता ये होनी चाहिए। तीसरी योग्यता क्या होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर नहीं था, अगर हम बात करें कि विधानसभा के चुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, तो इनके अंदर ऐसा नहीं होता था कि उसी पंचायत समिति का सदस्य होना चाहिए, उसी नगर पालिका का सदस्य होना चाहिए, नहीं, वहां पर क्या केवल इतनी योग्यता होनी चाहिए थी, भारत का नागरिक हो। लेकिन यहां पर हमें क्या लिखनी है, भारत का नागरिक हो नहीं, यहां पर लिखना है कि जहां से वो चुनाव लड़ रहा है वहीं का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हमको ध्यान रखनी है, ये भी योग्यता होनी चाहिए। अगली, उसके घर में शौचालय होना चाहिए, ये भी बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है, सदस्य होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, घर में शौचालय भी होना चाहिए। इसके अलावा यह भी लिखा हुआ है कि 27 नवंबर और 1995 के बाद 3 संतान नहीं होनी चाहिए। कब, तो ध्यान रखना 27 नवंबर 1995 के बाद तीसरी संतान उसके पास नहीं होनी चाहिए, तो ही वो चुनाव लड़ सकता है। यानी कि सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, 21 वर्ष का होना चाहिए, पंचायत समिति यानी कि नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में नाम दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात की शौचालय होना चाहिए घर में, और चौथी बात की हम लोगों ने क्या होना चाहिए भैया, 27 नवंबर 1995 से तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए, ये उसके अंदर योग्यताएं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल गलत बात नहीं है ये, ध्यान रखना, शौचालय होना तो सरपंच के चुनाव में, अरे छोटे से छोटा चुनाव ले लो ग्रामीण का, उसमें भी आपसे शपथ पत्र लेते हैं कि आपके घर में शौचालय है क्या नहीं है, शपथ पत्र लिया जाता है आपसे। हाँ बिल्कुल, अगली बात करते हैं, यहां पर लिखते हैं सारी की सारी योग्यताएं, क्या क्या योग्यता इसकी होनी चाहिए। पहली बात लिखी हमने, नगर पालिका, मतदान लिस्ट में नामांकित होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। दूसरी बात हमने यहां पर लिखी आपसे, उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, होनी चाहिए। अगली बात मैंने कही आप लोगों से, यहां पर घर में शौचालय होनी चाहिए, शौचालय होना चाहिए। और चौथी बात मैंने आपसे बोली यहां पर कौन सी, चौथी बात के बारे में जिक्र किया, 27 नवंबर 1995 के बाद 3 संतान नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझ गए ना, 27 नवंबर 1995 से पहले 3 संतानें तो चलेगी, इसके बाद नहीं चलेगी। अगला है कि कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हताएं, क्या कहना चाह रहा है 21A, आप लोगों से क्या कह रहा है, 21A कह रहा है कि कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता है, क्या कहना चाह रहा है, यानी कि 21 में तो हमसे क्या कहा, योग्यताओं के बारे में कहा कि सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अगले में ही क्या कह दिया, अगले में कह दिया कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता है, यानी कि कहीं कहीं विशेष स्थानों पर जो अभी आपने योग्यताएं लिखी ना, उनमें कटौती की जा सकती है, यानी कि उनमें संशोधन किया जा सकता है। यानी कहीं कोई विशेष स्थान होंगे वहां पर निर्वाचन के लिए विशेष निर्भरताएं प्रदान की जा सकती है उनके लिए, जैसे कि एज आपकी 21 वर्ष है तो इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की कुछ योग्यताएं हैं जो की जा सकती है धारा नंबर 21A के द्वारा। क्या क्या किया जा सकता है, तो 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष 35 वर्ष की जा सकती है। ठीक है, चलो लिखते हैं इन बातों को भी यहां पर, क्या क्या होनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों में या फिर विशेष स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। पहली बात लिखे हम लोग, क्या क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, उम्र 21 से 35 वर्ष की जा सकती है, 35 वर्ष की जा सकती है।
जो आपकी उम्र दे रखी है 21 वर्ष होनी चाहिए, इसको 21 से 35 वर्ष किया जा सकता है, 21 से 35। अगली बात हम करें यहां से और क्या किया जा सकता है, जैसे कि आपके ST SC OBC, ओबीसी को क्या प्राप्त है, आरक्षण प्राप्त है। ओबीसी को आरक्षण में महिलाओं की सीटें, महिलाओं की सीटें आरक्षित की जा सकती है, यानी कि विशेष तौर पर महिलाओं को आरक्षण और दिया जा सकता है, आरक्षित की जा सकती है। एक ये भी बात हमें ध्यान रखनी है, यहां पर ST SC OBC को जो आरक्षण प्राप्त है इनमें महिलाओं की सीटें हैं वो आरक्षित की जा सकती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में जो अनारक्षित सीटें हैं 5 सीटें हैं, तो उनमें से एक सीट पर विशेष प्रावधान किया जा सकता है। जैसे कि मान लो यहां पर ये तो क्या कहना चाह रही है, इसको समझना एक बार कि जहां पर ST SC OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है वहां पर महिलाओं की सीटें आरक्षित की जा सकती है। विशेष तौर पर कहें तो मुख्य रूप से कितने, 2 सीटें, यहां पर लिख सकते हैं 2 सीटें स्पेशल महिलाओं की आरक्षित की जा सकती है। ठीक है, SC को आरक्षण दिया गया है, बिल्कुल जी, ST SC को आरक्षण है ना। विशेष स्थान से मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई स्थान ऐसा लग रहा है नगर पालिका एक्ट के माध्यम से निर्वाचन आयोग की वहां पर कुछ व्यवस्थाएं अलग होनी चाहिए, तो ऐसा क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत विशेष स्थानों पर, ठीक है, कोई ऐसा स्थान हो वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं हो रही हो तो उसकी उम्र को बढ़ा दिया जा सकता है, 21 से 35 वर्ष तक की जा सकती है। विशेष स्थान पर निर्वाचन के लिए ये जो प्रावधान है, यानी कि ST SC OBC को आरक्षण प्राप्त है, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं उनके लिए विशेष तौर पर 2 सीटें फिक्स की जा सकती है। अगली बात करें यहां से हम लोग कि मान लो कि अनारक्षित सीटें हैं, कहीं मान लो कि अनारक्षित सीटें हैं, अनारक्षित यानी कि रक्षित नहीं है, वहां पर अनारक्षित सीटों में, अनारक्षित सीटें कई स्थान है, यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करना है एक बार। अनारक्षित सीटें मान लो अधिकतम कितनी है, 5 सीटें हैं वहां पर, अधिकतम कितनी सीटें हैं, 5 सीटें अधिकतम है, 5 सीटें अधिकतम है। तो इन सीटों में भी क्या किया जा सकता है, एक सीट महिला के लिए, एक सीट महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है, एक सीट महिला के लिए आरक्षित की जा सकती है, आरक्षित की जा सकती है। देखो इसमें पूरी बात वापस से लेते हैं कि यहां पर कहना चाह रहा था कि कतिपय स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अर्हता है, यानी कि पॉलिटी में तो तोते उड़ जाते हैं मेरे, तो अच्छा जी पॉलिटी नहीं है वैसे, ये नगर पालिका एक्ट है भाई, पॉलिटी में तो फिर भी आ जाती है समझ में, लेकिन ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी खतरनाक वाली लैंग्वेज है। तो यहां पर कहना चाह रहा है कतिपय स्थानों पर, यानी कुछ विशेष स्थान ऐसे घोषित कर सकता है, बना सकता है कुछ भी ऐसे स्थान, ठीक है, वो निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करेगा। उन स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान है वो किए जा सकते हैं, जैसे कि 21 वर्ष है, इसको 35 वर्ष तक किया जा सकता है। ST SC OBC की जो आरक्षण प्राप्त है उनमें से महिलाओं की सीटें स्पष्ट रूप से 2 आरक्षित की जा सकती है। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर मिनिमम ही 3 सीटें हैं, मान लो कहीं पर ST SC OBC के आरक्षण में 3 ही सीटें हैं मैक्सिमम ही, तो वहां पर क्या किया जाएगा, 1 सीट आरक्षित होगी। पर वहां पर यहां पर 2 सीट लिखी है मैंने, लेकिन मान लो कि किसी स्थान पर टोटल ही 3 सीटें हैं आरक्षित, तो उनमें वहां पर क्या किया जाएगा, क्या 2 महिलाओं को दे दी जाएगी, नहीं, ऐसे स्थान पर तो केवल 1 सीट है। अगर बात करें अनारक्षित सीटें हैं जहां पर 5 अधिकतम सीटें हैं, तो उनमें भी 1 सीट महिला के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। ये बात कहता है आपका धारा नंबर कौन सी, सेक्शन नंबर कौन सा कहता है, तो सेक्शन नंबर 21A कहता है। तो ये सारी बातें हमें क्या रखनी होगी, यहां से ध्यान रखनी होगी 21A के बारे में, किसके बारे में, 21A के बारे में, यहां से हमें सारी बातें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं, अगला क्या है, 1 से अधिक वार्ड के निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन, यानी कि धारा नंबर 22 बिल्कुल इजी है, धारा नंबर 22 कुछ नहीं कहना चाह रही, धारा 22, चलो धारा नंबर 22, पूजा जी बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग। धारा नंबर 22 इतना कह रही कि एक व्यक्ति है वो 1 से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, स्पष्ट रूप से कह रही है कि एक व्यक्ति है वो 1 से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, 1 से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन के लिए योग्य नहीं होगा। जैसे कि आपका विधायक है, एक स्थान से लेकर दूसरे 2-2, 3-3 स्थानों पर चुनाव लड़ लेता है, लेकिन यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार धारा नंबर 23 क्या कहती है, ध्वनि विस्तार को यानो आदि पर प्रतिबंध, यानी कि कहना क्या चाह रही है, समझने की कोशिश करना, पहले इसको लिख देते हैं। ठीक है, 1 से अधिक वार्डों के लिए निर्वाचन लड़ने पर प्रतिबंध, निर्बंधन,
एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए, एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने के लिए, एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं होगा अगर वह लड़ता है तो, अगर वह चुनाव लड़ता है तो सभी जगह से उसे अयोग्य माना जाएगा। ये धारा नंबर आपकी कौन सी कहती है? तो धारा नंबर 22 हमें बता के जाती है। अगली धारा हमारा कौन सी है? अगली धारा की ध्वनि विस्तारकों यानो आदि पर प्रतिबंध, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते। ऑल राजस्थान में लागू होती है क्या सर? धारा नंबर 22 ऑल राजस्थान में लागू होती है। एक व्यक्ति, देखा होगा आपने, एक व्यक्ति क्या इन चुनावों में, वार्ड मेंबर का कोई चुनाव लड़ रहा है तो एक व्यक्ति एक से अधिक वार्डों में चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता, ध्यान रखना। और यहां पर तो ये भी होता है, अगर आपने गांव के चुनाव देखे हैं तो जैसे कि जिस वार्ड से व्यक्ति है उसी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, यानी कि इस वार्ड का व्यक्ति और उस वार्ड से जाकर चुनाव लड़ रहा है, नहीं, वहां पर जिस वार्ड का व्यक्ति है उसी वार्ड में चुनाव लड़ेगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना इस बात का भी। अब यहां से बात करें कि ध्वनि विस्तार को यानो आदि पर प्रतिबंध, यानी कि जैसे कि आपके बैनर वगैरह हैं, आपके लाउड स्पीकरों से प्रचार किया जाता है, तो यानी कि यहां पर आपको जो चुनाव आयोग जो निर्धारित करेगा क्राइटेरिया, उसके अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर उससे आप बाहर जाते हो तो आप लोगों पर क्या ध्यान रखना, आप लोगों पर जुर्माना किया जा सकता है, आपको 6 महीने की सजा सुनाई जा सकती है, आपको ध्यान रखना अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये भी सारी बातें कहां पर है? धारा नंबर 23 में। यानी कि सीधी सी बात, प्रचार करने पर जो प्रतिबंध है, जो यानी कि सीधी सी बात करें जो आचार संहिता लग जाती है, तो आचार संहिता के बाद जिस प्रकार से हमें आदेश आते हैं उसी प्रकार से आप लोगों को काम करना होगा। अगर उनका आप उल्लंघन करते हैं तो उनका उल्लंघन करने पर आप लोगों को दंड दिया जा सकता है। दंड के रूप में क्या दिया जाएगा? तो यहां से ध्यान रखना 6 साल का, अगले 6 साल तक आप वो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, धारा नंबर 23 कहती है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसके अंतर्गत आचार संहिता लागू होने पर, आचार संहिता लागू होने पर हमें उसी के अनुरूप हमें, यानी कि जो चुनाव लड़ रहा है, अनुरूप कार्य करना होगा। अगर कोई उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसे दंड दे सकता है। अब दंड क्या क्या दे सकता है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दंड क्या क्या दे सकता है वो। तो यहां से दंड के बारे में ध्यान रखिए, 5,000 रुपए का आर्थिक दंड भी वो दे सकता है भाई। ठीक है, कितने का? 5,000 रुपए का आर्थिक दंड वो दे सकता है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी वो लगा सकता है। तो ये वाली भी बात आप क्या रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे। तो आपको दंड लिखना है कि दंड क्या मिलेगा? दंड में 5,000 रुपए का आर्थिक दंड। अगर हम बात करें यहां से और दंड हो गया ये, तो इसके अलावा कारावास की बात करें, कारावास तो नहीं दिया जाएगा इसमें। अगले 6 माह तक, सॉरी अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर
लड़ने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब कहोगे सर यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न आपका हो सकता है कि सर प्रश्न कैसे बनेगा यहां से, तो यहां से प्रश्न ऐसे बनेगा कि किसी सदस्य के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उसे जो सजा का प्रावधान किया जाता है वो किसी धारा के अनुसार किया जाता है, तो वो धारा कौन सी हो जाएगी, 23। आप बोल रहे हो कि दूसरे वार्ड वाला नहीं लड़ सकता, हमारे वार्ड का नहीं था, वो इलेक्शन जीता भी, कहां पर जीत लिया ऐसे, भाई आप देखना अच्छे से उस लिस्ट में उसका नाम होगा। 5,000, भाई भूमि जी इसमें ध्यान रखना, यहां पर ध्यान रखना 5,000 का जुर्माना है, 5,000 रुपए तक का आर्थिक दंड दिया जा सकता है उसे, और अगले 6 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। ध्यान रखना आपके ग्रामीण परिवेश में नहीं होगा, ठीक है, आपके ग्रामीण परिवेश में ऐसा कभी नहीं होगा। स्थानीय स्वशासन का मतलब यही है, जहां का स्थायी निवासी है वहीं पर वो चुनाव लड़ सकता है, उससे बाहर नहीं। आपके वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहा है तो वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहा है तो वो वार्ड नंबर 1 का ही व्यक्ति होगा, अगले वार्ड से आकर नहीं लड़ेगा। यानी कि वहां पर जब आप फॉर्म भरते तो उसी समय आपसे भरवाया भी जाता है, अगर किसी ने प्रैक्टिकली देखा है। अच्छा, आचार संहिता बताएं, बात करेंगे आचार संहिता की भी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि जैसे आप कह रहे हो कि चुनाव लड़ लिया, ये आपने गलत खबर आपको मिली होगी कि जैसे आपने चुनाव लिस्ट देखी है तो उस समय फॉर्म भरते हैं ना, उस समय पहले चुनाव लिस्ट में भी आपसे पूछा जाता है किस नंबर पर आपका नाम अंकित है। सर नहीं बता रहे क्या चीज के बारे में पूछ रहे हो भाई, ठीक है। यहां पर ध्यान है ना कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिया भी जाता है कि वहां पर भरना होता है फॉर्म में कि किस वार्ड से कहां पर आपका मतदाता सूची के अंदर नाम किस जगह अंकित है, वहां पर नाम भी पूछा जाता है कौन से क्रम पर है, ठीक है, इस चीज का ध्यान है ना, विशेष क्रम भी पूछा जाता है। अब यहां से आप आचार संहिता की बात करे थे, तो आचार संहिता की बात करें, आपका क्या मैसेज था वो भी बात करें, क्या कह रहे हो। तो ऊपर देखा है, वापिस कमेंट कर दो, ऊपर दे रखी नहीं, मैं वहां जाऊं क्या, फिर वहां जाना पड़ेगा, नीचे नीचे किसका आऊंगा, आप फिर से बोल दो, उस चीज को रिपीट कर दो। अगली बात करें, उसमें 5,000 है, हाँ तो 5,000 ही तो हमने लिखा है सर, मेरे पास जो बुक है उसमें 5,000, तो 5,000 ही हमने लिखा है। भूमि जी दंड 5,000 रुपए आर्थिक दंड लिख तो दिया, 5,000 रुपए आर्थिक दंड। चलो आगे की बात करते हैं। अगला है कि धारा नंबर 24 में सदस्यों के लिए असाधारण योग्यता है, यानी कि सदस्यों के लिए असाधारण अयोग्यता है, यानी कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसके पास कौन कौन सी योग्यताएं नहीं होनी चाहिए भाई। अयोग्यताएं किस संदर्भ में उसको अयोग्य किया जा सकता है, अरे नहीं जी गुस्सा नहीं हो रहे साहब, तो गुस्सा नहीं होगा, वहां पे जाना पड़ेगा। मेरे पास कोई एडिटर सामने नहीं बैठा हुआ है कि वहां से कहूं कि भाई साहब इसको नीचे कर दो, ऊपर वाला कमेंट मुझे दिखा दो, ठीक है। नहीं जी मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन फॉर्म जरूर भरवाया है, ठीक है। ये सारे फॉर्मों को मैं देख चुका हूं, प्रैक्टिकल मैंने हाथों से भी भरे हैं फॉर्म, ठीक है, मैंने लिखे भी हैं भाई, मैं प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करता हूं, जहां मुझे मौका मिलता है इन चीजों में मैं जरूर वहां पर जाने की कोशिश करता हूं, ऐसा मौका नहीं गवाता मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो हमेशा के लिए सेव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा प्रिया जी ने क्या था, क्या भाई देखना ही पड़ेगा। अच्छा आचार संहिता क्या है इसके बारे में बात कर रहे थे, राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए बनाई गई। अरे देखो ये कुछ नहीं, आपको आपकी लैंग्वेज भी समझनी है कि यहां पर ऐसा किया जाता है। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि आप चुनाव के अंदर जो असाधारण चीजें हैं उनका इस्तेमाल ना करें। भाई हो सकता है कि कोई व्यक्ति अमीर हो, कोई व्यक्ति गरीब हो, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो आपकी जो निर्वाचन आयोग है इस प्रकार के नियम वगैरह बना रखे हैं उन्होंने, ताकि भाई सभी को वहां पर समान किया जाए, कि वहां पर लिस्ट दी जाती कि आप इतने से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, वहां पर राशि दे दी इतने से ज्यादा खर्च नहीं करोगे, आपकी चुनाव के अंदर इतनी ही गाड़ियां लगाई जाएंगी, इससे ज्यादा आप गाड़ियां नहीं लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नियम होते हैं आचार संहिता के अंदर, ये केवल इसलिए किए जाते हैं ताकि आप लोग सभी को वहां पर जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं वो समान हो जाए। नहीं भैया पैसे वाला होगा तो वो तो खुलेआम पैसा बांटेगा ना, लो और जीत जाएगा, ठीक है। तो उस पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, तो आचार संहिता से लगाम लगाई जाएगी, उसके बाद सारी चीजें रुक जाएंगी वहां पर, ठीक है। चलो जी 2000 नहीं दिया, कौन सी बुक में दिया है 2000 नहीं होगा, ध्यान रखना। किसके लिए, यहां पर अगर 2000 की बात करो यहां पर 2000 नहीं मिलेगा, ध्वनि विस्तार यानी के ऊपर प्रतिबंध लगाना है तो यहां पर 2000 नहीं होगा। किसी भी प्रकार से आचार संहिता का वो उल्लंघन करता है तो 2000 रुपए नहीं होगा, 5000 रुपए जुर्माना है। पॉलिटी कितने दिनों में होगी, पॉलिटी आपके 15 से 20 दिन में मैं कवर करवा दूंगा, 20-25 दिन में। मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा,
ठीक है, हो सकता है कि मेरे पहले की क्लास है उनमें से आप देख लीजिएगा, फिर लिखी हुई चीजें नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एक एक फैक्ट के बारे में। ठीक है, लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने में आपको पता है यहां पर भी टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट तो लिखे हैं यहां पर भी। सदस्यों के लिए असाधारण योग्यता है, यानी कि सीधी सी बात की अयोग्यता क्या क्या है, कि एक बात तो ये ध्यान रखनी, अयोग्य यानी कि किसी भी प्रकार से चुनाव लड़ने वाला अपराधी नहीं होना चाहिए। अपराधी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, अपराधी नहीं होना चाहिए। अगली बात, वह व्यक्ति अनैतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए। ये आप लोग समझते हैं कि ये तो एक तरह से मान लो कोई भी बुराई वाली बातें वो यहां पर नहीं आएगी। नहीं होना चाहिए, ये तो पॉइंट है, बस इसको देख लो, ये याद भी नहीं रहते सारे के सारे पॉइंट, इनको केवल हमारे आइडिया से हम कर पाते हैं। 10 ही भेजोगे क्या सर? क्या प्रिया जी क्या कहना चाहिए, हम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल जी आ जाइएगा, छुट्टी कर दो। अच्छा टाइम हो गया क्या? 9:13 हो गई। चलो जी बिल्कुल, एक दो पॉइंट और लिख देता हूं मैं इसके अंतर्गत, इसके अलावा आप सोच लेना यहां से। नगर पालिका के अंतर्गत लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अगली बात यहां से करें, ठीक है, विधानसभा के द्वारा विधानसभा चुनावों में या फिर विधानसभा के द्वारा विधानसभा चुनावों में अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। चुनावों में अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, पागल दिवालिया ना हो, ठीक है। अगली बात, उस पर देशद्रोह का आरोप ना हो, उस पर देशद्रोही का आरोप ना हो। ठीक है, अगली बात करें यहां से, उस व्यक्ति ने 5 वर्ष से अधिक कारावास नहीं काटा हो, अधिक कारावास नहीं काटा हो, वर्तमान में उस पर किसी भी प्रकार की न्यायालय कार्रवाई नहीं चल रही हो, न्यायालय कार्रवाई नहीं चल रही हो। इनमें से कोई सा भी पॉइंट आ सकता है, इसलिए लिख रहा हूं, नहीं चल रही हो। उसने उसका उस व्यक्ति का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, उस व्यक्ति का नगर पालिका में पिछला कर बकाया हुआ नहीं होना चाहिए। कर यानी टैक्स, कर बकाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सीधी सी बात आपको यही समझनी है कि चुनाव लड़ना है उसको, तो किसी भी प्रकार की उसकी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई अभियोग भी
हाँ, उस पर अभी किसी प्रकार का मतलब वो अपराधी नहीं होना चाहिए, वहां पर हो जाएगा, आपका अभियोग भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी उसके अंतर्गत कमियां नहीं होनी चाहिए। अगर है, न्यायालय ने किसी प्रकार का उसको अपराधी बना रखा है, किसी प्रकार का उस पर केस दर्ज है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि अगर कोर्ट ने उसको बरी कर रखा है तो चुनाव लड़ सकता है। तो ये सारी बातें आपकी धारा नंबर 24 की हो जाएगी। कल भी हम इसी प्रकार से करेंगे ताकि जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए। जितना हो सकेगा मैं पहले लिख दूंगा ताकि आप लोगों को समझाने की जरूरत पड़े। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।